घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा देके उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी खुद दे सकते थे या दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में लगातार ढूंढा जाएगा। इस्तीफा देने के बाद जो सवाल खड़े हुए, उससे भी कई और सवाल जुड़ गए जब उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। एक तो वो खुद मुखातिब नहीं हुए मीडिया से। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा शिष्टाचार के नाते ये उचित नहीं था कि आडवाणी जी उनके साथ आके बैठे और मीडिया से मुखातिब हो, इसलिए शिष्टाचार के नाते राजनाथ सिंह ने खुद से इस बात को मीडिया से कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा वापस ले लिया गया। अब इस्तीफा देने और इस्तीफा लेने के बीच में कई सवाल खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले आज का एजेंडा। संघ के प्रभाव के आगे झुके आडवाणी, बड़ा सवाल, कैसे आडवाणी की चिंताओं को दूर करेंगे राजनाथ। और कोलगेट घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी राव समेत कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, क्या वाकई घोटालेबाजों को मिल पाएगी सजा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजपा में मचे बवाल के बाद जो शांति आई है। क्या ये बवाल था या वाकई शांति आई है? ये दोनों सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब इस्तीफा दिया गया था तो बवाल खड़ा हुआ, जब इस्तीफा वापस लिया गया तो शांति की उम्मीद की गई है। इस दोनों के बीच में जो सवाल खड़े होते हैं, उन तमाम सवाल को हम हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अनीस दुरानी साहब, हैं कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीस साहब। हमारे साथ भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले इन तमाम तरह के जो नए सवाल खड़े हुए, उस सवाल के बाद जो शाम को जो भी बातें राजनाथ सिंह ने आके मीडिया से कही, क्या उस सवाल का जवाब उसमें मिल पाया? भूपेंद्र धर्मानी साहब से पूछते हैं। धर्मानी साहब, जो सवाल इस्तीफे के बाद उठाए गए या इस्तीफे में जो चिंताएं उठाई गई, इस्तीफे के बाद तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, उन सवालों का एक लंबी उसकी फहरिस्त है। अगर सवाल को देखें कि क्या आडवाणी जी की लड़ाई मोदी से है, क्या ये आडवाणी जी का जो व्यक्तित्व है उसका टकराव संघ के व्यक्तित्व जो नेतृत्व है उनसे है, क्या आडवाणी जी और संघ के बीच कई तरह के नए सवाल खड़े हुए। इन तमाम सवालों को अगर देखें और इस्तीफा लेने के बाद की स्थिति को हम देखें, तो क्या लगता है कि जवाब मिल पाया उस इस्तीफे का? क्यों दिया गया और क्यों लिया गया वापस? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है कल से लेकर आज तक जी, जो 30 घंटे का सारा जो घटनाक्रम अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने इस्तीफा क्यों दिया और उस इस्तीफे के बाद किस प्रकार ये वापस हुआ, ये तो अभी पहेली अनबुझ है। ये अभी पहेली है जी, क्योंकि सामने कुछ नहीं आया है। अगर इस्तीफा वापस लेना था या इस्तीफा वापस सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद ही हो जाता, कल ही हो सकता था। अमरजेंट मीटिंग बुलाई गई थी और सर्वसम्मति से उनसे निवेदन किया गया था कि आप इस्तीफा अपना वापस ले लीजिए, लेकिन वो माने नहीं, तो कल तक नहीं माने। आज संघ प्रमुख ने उनको फोन पर बात की और उनकी द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और जितने भी पार्टी के जो भी निर्णय है उनको भी मानूंगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है मीडिया से। जी नहीं, लेकिन उसमें जो बात अभी आपने कही कि आडवाणी जी खुद नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है कि आडवाणी जी के घर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना अपने आप में ये दर्शाता है कि उसमें उनकी सहमति है। अगर हम इसको इस ढंग से देखेंगे तो इस्तीफा देने के लिए भी नहीं वो प्रेस के सामने आए थे। नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज भेजा गया था, वैसा ही प्रेस रिलीज अब भी आ गया है, लेकिन वो आडवाणी जी की तरफ से नहीं है। आडवाणी जी की तरफ से नहीं, लेकिन आया तो उन्हीं के वहां से है ना। जैसे पहले आया था वैसे अब आया। मेरा ये कहना है कि अगर हम उस डिटेल में ना भी जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं जो आडवाणी जी ने अपना पक्ष था, जो अपनी ग्रीवेंस थी, जो उनकी अपनी एक कंसर्न्स थे, जो चिंताएं थी, उनकी जो चिंताएं हैं, वो उन्होंने जहां पर पहुंचानी थी वहां पहुंचाने में वो मेरे को लगता है सफल रहे हैं।
जैसे भागवत जी का उनको फोन आना, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम यानी कि बड़ी तेजी से भागवत जी से उनका कोई संवाद पहले नहीं था। नहीं, अभी मुझे लगता है के बाद वो संवाद स्थापित किया गया। जहां पर भी संवाद था, उस संवाद में कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं थे। या तो ये था कि जो चीजें वो लाना चाहते थे राजनीतिक मंच पर, जी, जिस प्रकार का चर्चा भी आई थी कि संघ के कुछ अधिकारियों के हस्तक्षेप से वो खुश नहीं थे या उनका टकराव मोदी से नहीं था, इस प्रकार की चर्चाएं आई हैं। अब मोदी जी के साथ, मोदी के इस प्रकार नियुक्ति के बाद उन्होंने जिस प्रकार ये एक स्टैंड लिया, मुझे लगता है कि यहां पर उन्होंने इस स्टैंड के बाद जिस प्रकार उनका मान मनोबल किया गया, उस प्रक्रिया में जो जो लोग गए, तो उन्होंने अपनी बात जो शीर्षस्थ नेतृत्व संघ का था वहां तक पहुंचाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सफल रहे हैं, और इसीलिए वो उन्होंने जो एक कदम खींचा था आगे, उसको उन्होंने पीछे लिया है। चलिए, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, इस्तीफा दिए, इस्तीफा वापस ले लिए, क्यों दिए और क्यों वापस लिए? देखिए, मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने इस्तीफा क्यों दिया और जिस किस्म के कारण उन्होंने गिनाए वो बड़े सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल थे। और इस्तीफा देने के बहाने उन्होंने कहा कि साहब पार्टी में कुछ लोगों का एजेंडा है, पार्टी अपनी विचारधारा से गुजर नहीं पलट गई है, और तमाम बातें कही। ये तमाम सारी बातें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में और हर पार्टी कहती है, लेकिन सवाल यह था कि असली दर्द क्या था उनका। वो दर्द उन्होंने ना तो पार्टी अध्यक्ष को बताया, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताया, और सबसे बड़ी बात आज जो मुझे हास्यास्पद लगती है, जिसपे सिवाय हंसने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, कि यही वो आडवाणी जी हैं, वो लगातार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें संघ का जो बार बार जिस तरीके से संघ इंटरफियर करता है छोटे से लेके बड़े लेवल पे, उसको दूर रखा जाए। और मुझे यह समझ में नहीं आया कि आज वो राजनाथ सिंह का कद छोटा करना चाहते थे या वो तमाम उस लॉबी का कद छोटा करना चाहते थे जो मोदी के साथ थी। क्योंकि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके घर में हुई है, उसमें एक बात बहुत मुझे समझ में नहीं आई कि आज उन्होंने पूरी देश के सामने, तमाम सेकुलर पार्टियों के सामने, जो लोग उन पर आरोप लगाते रहे उनके सामने यह साबित कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कुछ नहीं समझता, मैं पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझता, पार्लियामेंट बोर्ड को कुछ नहीं समझता, मैं संगठन को कुछ नहीं समझता, और सिर्फ आज उन्होंने मोहन भागवत की अपील पर इस्तीफा वापस ले लिया है। तो क्या यह वो बताना चाहते हैं कि जिस बात की वो विरोध करते रहे, जिस बात से वो पार्टी को अलग करते रहे, संघ जो है असली शॉट संघ का था और संघ के कहने से उन्होंने ये वापस लिया? तो ये समझ में नहीं आया कि शिकायत आपने कहा पार्टी से है, दरखास्त आपने वापस ली संघ के कहने से। तो खुद आडवाणी जी इस पूरे प्रकरण में मुझे हास्यास्पद कैरेक्टर की तरफ लगते हैं, और हट धर्मिता, या ऐसे कहते हैं कि भावावेश में और इमोशंस के क्लाइमेक्स पे पहुंच के उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, अब फेस सेविंग के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनको पिछले 36 घंटे में समझ में आ गया दिलीप कि पार्टी पूरी तरीके से मोदी के साथ खड़ी है, दूसरी जनरेशन के लीडर उनके साथ खड़े हैं। पुष्पेंद्र, या पार्टी को यह समझ में आ गया, संघ को समझ में आ गया कि बिना लालकृष्ण आडवाणी जी को साथ में रखे हुए एक बड़ी लड़ाई, बड़ा युद्ध जो है 2014 में जो होने वाला है, जिसका कुछ लड़ाई 2013 में भी होगा, तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए तमाम, चाहे वो संसदीय दल हो, चाहे और बड़े वरिष्ठ नेता हो, चाहे संघ प्रमुख हो, उन सबको यह लगा कि आप आडवाणी जैसे नेता को दरकिनार करके फायदा नहीं मिल सकता आपको। मुझे ये लगता है कि जो आपने ये प्रश्न किया है जी, कि इसमें कहीं पर भी जो पुष्पेंद्र ने बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। मुझे ये लगता है कि वो कहीं पर भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। 36 घंटे उनको पता लग गया कि आज नहीं, 36 दूसरे को क्यों पता? ये सवाल मैं कुछ और कह रहा हूं जी। राजनाथ सिंह का आज राजस्थान चले जाना, मोदी जी का, लेकिन शाम को 5:30 बजे वापस आ जाना, वो उनके घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आ जाना, क्योंकि वो मान गए। इसलिए उन्होंने आकर, वही सवाल है कि वरिष्ठ नेता वो हैं, तो उनको वरिष्ठता के नाते सम्मान गोवा में भी वो देते रहे और यहां पर आके भी दिया। इसको आप उस ढंग से नहीं ले सकते। लेकिन मुझे लगता है ये सवाल मोदी को लेकर जो रुख था उनका, नहीं, मोदी का तो नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया। मतलब ये माना जा रहा है, ये भी एक पहेली है जो आपने कहा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। पुष्पेंद्र, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं
मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर अडवाणी जी को ऐसा क्या हुआ कि वो 36 घंटे के बाद उन्होंने संघ की अपील मान ली। आप ये देखें कि अडवाणी जी ने जितने मुद्दे उठाए थे, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, वो ऐसे मुद्दे थे कि एक आम आदमी को लगेगा हां ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अडवाणी जी की जो असली दर्द था वो बात उन्होंने नहीं कही है। आज जिस तरीके से मोदी अहमदाबाद में अपनी रैली करते हुए नजर आए, राजस्थान चले गए राजनाथ सिंह साहब, और उसके बाद वो अगर ये समझते हैं कि पूरी पार्टी को उन्होंने झुकाया, पूरी पार्टी उनके साथ आई, मैं समझता हूं दिलीप, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का अगर आप बैकग्राउंड देखें, अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम हर बड़ा नेता खड़े होकर के लेता है, जबकि हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की अब पार्टी के अंदर ना तो वोट उनसे मिलते हैं ना ही उनकी कोई रिलेवेंस है। अब अडवाणी की एक ऑर्नामेंटल वैल्यू हो गई है और अडवाणी ये समझ रहे हैं कि उनकी इस पार्टी में एक ऑर्नामेंटल, मैं वही सवाल है, आप वैल्यू उनको ऑर्नामेंटल वैल्यू कहें या कोई भी वैल्यू कहें, वैल्यू है। और इस बात की समझ 31 घंटे 30 घंटे में बीजेपी और संघ दोनों को पता चल गया, या आडवाणी को पता चल गया कि बिना पार्टी और संघ नहीं चल सकते हैं। हुआ क्या आखिर? नहीं, मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अडवाणी जी को भी यह समझ में आ गया कि अगर वो किसी ऐसी चीज पे हठधर्मिता करेंगे जिसपे पूरी पार्टी की लाइन अलग हो, जिसपे राजनीति बिल्कुल अलग नजर आती हो, वो भी उनको समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि अडवाणी जी को यह समझ में आ गया कि संघ को और बीजेपी को अडवाणी जी की जरूरत है, आप देखिए कि अडवाणी जी एक्टिव हैं आज भी। अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के उस स्थिति में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली जिसमें वो अपनी सरकार बना सके। ऐसे में एनडीए के तमाम वो लोग जो धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता के नाम पे बीजेपी से अलग होते हैं या बीजेपी के साथ आते हैं, उस वक्त वो एक आइडियल कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और संघ भी ये समझ रहा है कि अगर मोदी ने 270 सीटें नहीं लाए या 200 से ऊपर नहीं गए, तब भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत कमजोर होगी और सत्ता प्राप्त करने के लिए उस वक्त उनके पास अडवाणी से ज्यादा दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा। अडवाणी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अडवाणी की वैल्यू है, लेकिन वो चुनाव के बाद है। मोदी की वैल्यू चुनाव से पहले है। मोदी चुनाव से पहले अभी इसका आकलन हो रहा है कि किन का वैल्यू कितना है, और उस वैल्यू के आधार पर बीजेपी और संघ निर्णय ले रही है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जरूरी है और चुनाव के बाद परिणामों पर निर्भर करेगा कि अडवाणी जरूरी है या नहीं। लेकिन आज अडवाणी की जरूरत है, यह तो साफ हो गया। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, दोनों को समझ में आ गया है, दोनों को समझ में आ गया है, लेकिन अडवाणी की इतनी बड़ी रिलेवेंस नहीं है क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, सीटें आनी है, कितनी सीटें आनी है, उसमें अडवाणी का बहुत बड़ा इनपुट नहीं है। चलिए, एक बड़ा सवाल जो अडवाणी जी ने कल पत्र में कहा, कुछ लोग, अब ये कुछ लोग अचानक से अपना एजेंडा शुरू कर दिए क्या? ये कुछ लोग कौन है? अगर आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं पार्टी में जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। एक दूसरा, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाजपेयी की वो आदर्श वाली पार्टी नहीं है। तो ये क्या ओवरनाइट हुआ? आप क्या कर रहे थे? ये जो सवाल खड़े हुए हैं इस्तीफे से, और जब वो अब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, तो अभी वो क्या जवाब देंगे कि क्या वो पार्टी वाकई अब उन आदर्शों पे लौट आई है? क्या वो जो व्यक्तिगत एजेंडे चला रहे थे कुछ लोग, वो अब उससे डील उसको सुधारने के लिए काम हो चुका है? वही दिलीप, 36 घंटे में, दिलीप 36 घंटे में सारी चीजें हो गई क्या? वही तो सवाल है कि अडवाणी जी बताएं देश को कि 36 घंटे में पार्टी में लोगों के एजेंडे नहीं चल रहे थे, सब खत्म हुए, सब पार्टी के आइडियोलॉजी को बताना पड़ेगा नहीं कि 30 घंटे में आखिर जो आपने प्रश्न पूछे हैं। देखिए, अगर आपने वो जो प्रेस विज्ञप्ति आई है जी, उसमें जो बहुत क्लियर लिखा है, और राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर पार्टी फोरा के अंदर हम उनकी चिंताओं को, जो भी उनकी आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए जो जिस प्रकार वो गाइड करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि वो दूर किए जाएं। जहां तक बात रही, आपने आदर्श की बात कही, मैंने कल भी ये बात आपके यहां से मंच से कही थी कि जिन 4 नेताओं के उन्होंने नाम लिखे हैं, उस नाम उन्होंने नहीं लिखे हैं, जो जिनके आदर्शों की बात की, डॉक्टर जी, उन चारों नेताओं को अगर आप देखें तो उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं को और जो भी बहुमत का निर्णय रहा है उसका सम्मान किया है सदैव। चाहे वो नानाजी देशमुख की अगर आप बात करें तो नानाजी देशमुख ने कहा 65 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, उन्होंने अपने ऊपर लागू किया। कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर सारा जीवन उन्होंने बाकी जो 20 साल 25 साल जो निकाले वो उन्होंने, आपको मालूम है कि किस प्रकार समाज सेवा की। अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो
उन्होंने भी कैबिनेट से, नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया वो आपके सामने है। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आप जानते, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेना चाहते थे, लेकिन इसी गोवा के अंदर जब उन्होंने माहौल देखा कि पूरा का पूरा जो उनका वहां पर हाउस है, नेशनल एग्जीक्यूटिव के नेता हैं, वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर उनका इस्तीफा हो, उन्होंने उसी समय उनका इस्तीफा दिया हुआ इस्तीफा वापस कर दिया, फाड़ दिया। तो ये जिन आदर्शों की वो खुद बात कर रहे हैं उसके अंदर, अपने अंदर तो उन्होंने आत्मसात किया नहीं। आखिर क्यों नहीं किया? अब ये तो अडवाणी जी बताएंगे ना। जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और वापस लिया, ये एक पहेली है। मैंने जैसे पहले ही कहा आपको, ये पहेली है। और ये पहेली क्यों है? ये आने वाले समय में, भविष्य में पुष्पेंद्र, ये पहेली है या बिल्कुल साफ सुथरी कुछ बातें हैं? देखिए, मैं अगर आप इसको पहेली कहें तो मैं नहीं मानता कि जिस आदमी ने 50 साल अपने जीवन के पार्लियामेंट में गुजारे हो, एक पार्टी खड़ी की हो और उस पार्टी की समय समय पे आइडियोलॉजी को पीछे छोड़ा हो और सत्ता प्राप्ति की हो। 97 में हम सब ने देखा कि किस तरीके से पार्टी ने जो अपने कोर इश्यूज थे उनको हटा करके सत्ता में आई। ये मैं नहीं मानता कि इस इस्तीफे के पीछे कोई क्षणिक भावावेश था, कोई इमोशंस था। अडवाणी जी को कोई व्यथा थी या कोई कथा है? ये मैं वही बात कह रहा हूं। ये बात अभी कुछ दिन बाद बाहर आएगी। पुष्पेंद्र भाई जो मैंने बात कही पहेली की, क्योंकि उसका आज जवाब नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि आने वाले समय में ये पहेली सुलझेगी। जी चलिए, तो हम एक अलग बीजेपी के सबसे अगर कहे विरोधी माने जाने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, उन्होंने बात कही, मुस्कुरा रहे हैं। जी अनीश साहब जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इससे कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? देखिए, क्योंकि आप तो फायदा ही ढूंढ रहे होंगे। नहीं, फायदा हम फायदे और नुकसान की तलाश में नहीं रहते। हमारा काम तो जनसेवा है, वो करते रहते हैं। नहीं, यहाँ तो जनसेवा नहीं है। लेकिन ये पूरी जो ड्रामा हो रहा है, ये अभी जो हिरमानी भाई कह रहे थे कि पहेली है, तो मैं समझता हूँ ना ये कोई ड्रामा है ना ये कोई पहेली है। ये एक सीधी सी बात ये है कि बीजेपी हमेशा एक जगह से चलती है, वो नागपुर से चलती है, और नागपुर का आदेश हुआ तो लोह पुरुष की फूंक निकल गई और उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। तो नागपुर के आदेश पे इस्तीफा दिया गया था? एक बात तो नहीं, एक बात सुनिए, और तो ये तो बात ये सीधी सी है। बाकी जो उनके अभी पुष्पिंदर बात कर रहे थे कि उनके मन के अंदर बड़ा तकलीफ है, बड़ी दुख है, तो भाई तकलीफ और दुख तो उनका वाकई वो है। इतने सीनियर आदमी जिन्होंने 2 MP से पार्लियामेंट के अंदर तक गवर्नमेंट तक बनवा दी, 2 MP से चलकर इतने MP कर लिए, और उनके मन में हमेशा से ये आस्था रही कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। अब जब मौका आया प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन में ख्वाब देखने का सही ढंग से, तो मालूम ये हुआ कि कोई उनके नीचे आगे से प्लेट उठाकर ले गया। हमारे बड़े कवि गुजरे हैं बहुत बड़े, जिन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी की मैं समझता हूँ शुरुआत करी। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के वो मुरीद थे, अमीर खुसरो ने बड़ी अकल की बातें कही हैं, बड़ी बुद्धिमानता की बातें कही हैं, जिनका भारतीय संस्कृति से बड़ा जोड़ है। उन्होंने कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आ गया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजा। तो बेचारे अडवाणी जी के साथ मुझे दुख तो ये है कि ये हुआ कि जब सारी उन्होंने खीर पका ली और उसके बाद अचानक मोदी जी आके दावेदार बन गए प्रधानमंत्री के, तो ये दुख जो है अडवाणी जी कभी भूल नहीं सकते, न कभी माफ कर सकते हैं। अब जहां तक ये इस्तीफे के ड्रामे का ताल्लुक यह है, अब ये जो इस्तीफा वापस लिया है उसमें एक कारण ये भी है कि उन्होंने देखा कि उनके घर पे, उस लोह पुरुष के घर के ऊपर मोदी ने 15, 20, 50 किराए के टट्टू भेज के डेमोन्स्ट्रेशन करा दिया। लेकिन लोग तो कहते हैं कांग्रेस के लोग थे वहां पे। नहीं, कांग्रेस के कोई ताल्लुक नहीं, हमें ऐसे झंझटों में नहीं पड़ते, ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात ये कि खुद अडवाणी जी की हिमायत में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ जिस पर ये माना जाए कि लोग अडवाणी जी के। सीधी बात ये है, आप कहें उससे पहले मैं ये जरूर कहता हूं, मैं अनीस भाई की बात पे बोलना चाहता हूं कि अनीस भाई ने ये तो स्वीकार किया कि अब मौका आ गया है कि विपक्ष की सरकार। चलिए, ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने का। अनीस भाई आपकी सहानुभूति जितनी इस वक्त अडवाणी जी के साथ है, मैं तारीफ करता हूं कि तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम सब जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, आज LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, रथ यात्रा के सारथी और रथ यात्रा के चलाने वाले, उस देश में दंगे कराने वाले, आज इस देश में सेकुलर है। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि अडवाणी जी ख्वाब देख रहे थे, कौन सा कांग्रेस का आदमी
है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी और बीजेपी से लेकर के दुनिया में कौन सा कार्यकर्ता है तो जो वो ख्वाब नहीं देखता कि एक दिन मुझे मंत्री बनूंगा, एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और जहां तक आरएसएस और बीजेपी की बात है, बीजेपी और आरएसएस ने उनको खुली छूट दी 2009 में और पार्टी ने पहले से प्रोजेक्ट कर दिया कि ये हमारे लोह पुरुष जो हैं ये देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। और तब वो उनकी चली, उन्होंने तय हिस्सा किया, टिकटें बांटी, रैली की। लेकिन 2009 में अडवाणी जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फ्लॉप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहे। अब अगर मरते दम तक उनके दिल में ये ख्वाब है तो ख्वाब की तो कोई सीमा नहीं है, वो मेरे दिल में भी हो सकता है, आपके दिल में भी हो सकता है। अब अगर एक बिल्कुल सही बात है, मैं कब कह रहा हूं कि दिल में नहीं हो सकता, मगर वो दिल में उनके हमेशा जख्म की तरह हरा रहेगा। मुझे तो ये अफसोस है अनीस भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर ख्वाब था उनका और ईमानदारी की बात अगर कहें तो अडवाणी जी ने एक फूल दो माली से जिस पार्टी को 182 पहुंचाया था, सत्ता के पास जब आए थे उस वक्त प्रधानमंत्री बन सकते थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों दी, तब अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज क्यों हुए, तब उप प्रधानमंत्री क्यों बने? पुष्पेंद्र, यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि वो लालकृष्ण आडवाणी जिनके ऊपर अगर हवाला का एक आरोप लगता है तो इस्तीफा दे देते हैं तमाम पदों से, एक मिसाइल कायम करते हैं। वो आडवाणी जिन्होंने अपने परिवार में न बेटे न बेटी को, जबकि तमाम सियासत में जो विरासत का जो खेल चल रहा है उसमें उन्होंने अपने आप को या अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया, बढ़ा सकते थे। उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, वो नहीं बने, उन्होंने वाजपेयी जी को तरजीह दिया। अगर ये तमाम चीजें हैं आडवाणी जी के बारे में, तो वो आडवाणी जी आखिर ऐसी स्थिति में जब वो जानते हैं कि उम्र के उस दहलीज पे खड़े हैं जहां से चीजें उनसे अब दूर ही जाएंगी, ऐसे में वो इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देके फिर क्या संदेश देना चाहते हैं? दिलीप, ये जितनी बातें आपने गिनाई हैं उसकी उस क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे बेटी तमाम रिश्तेदारों को पॉलिटिक्स से दूर रखा और उन्होंने खुद पॉलिटिक्स की। लेकिन आपने इस पूरी बातचीत में एक बात की कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को आगे बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी को एनडीए की सहमति से प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस वक्त भी अडवाणी साहब खुद बनना चाहते थे, लेकिन अडवाणी को एनडीए के पार्टनर आज वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है जैसे आज बहुत सारे एनडीए के पार्टनर मोदी के नाम पे बिदक रहे हैं। तो अगर यह बात आप कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी को मजबूरी में उनको नाम पेश करना पड़ा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि तमाम परिवारों से दूर होने के बाद हवाला में नाम होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं संसद में नहीं जाऊंगा जब तक साफ न हो। मीन सारी बातें ठीक है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आकर के उन्होंने जितने भी सैक्रिफाइस किए, जितनी भी अच्छी छवि बनाई, जितने भी वो इंटेलेक्चुअल रहे, आज इस पूरे 48 घंटे में उन्होंने जिस तरीके से अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन, उदासीनता, निराशा और हताशा का परिचय दिया और अपनी ही पार्टी जिसे उन्होंने खींचा था उसे समाप्त करने पे खड़े हो गए। निराशा का परिचय है या ये सियासी रणनीति का हिस्सा है दरवानी साहब? देखिए, मुझे लगता है कि ये सियासी ज्यादा है, जो हताशा वाली बात तो मैं इसको नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं पर जो एक ऐसा भाव जाने लग गया था कि व्यक्तिपरक पार्टी होती जा रही है, एक पर्सनैलिटी कल्ट आता जा रहा है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक था। नंबर एक, मुझे लगता है ये रणनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है। जो अभी बात आ रही है कि मैंने ये बात कही भी थी कि आप अगर ये कहें, जैसे अभी अनीश भाई कह रहे थे कि 2 से उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, अगर आप उसका पूरा आंकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 से 182 तक पहुंचाने में सिर्फ अडवाणी नहीं थे, वो तो संगठन होता, लेकिन पूरा संगठन था। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा था, नरम चेहरा होता। उसके बाद इनकी रथ यात्रा थी, तो नरम और गरम 2 पहिए थे, 2 पहिए थे। आज वो एक पहिया नहीं है। उसके पीछे एक संगठक था, गोविंदाचार्य। आप इन तीनों की अगर जब एफर्ट मानेंगे, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जगह नरम चेहरा कौन, ये बड़ा प्रश्न है। मोदी तो आ गए, उन्होंने तो आडवाणी जी का रिप्लेसमेंट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जगह कौन, फिर संगठक कौन? ये जब तक गैप नहीं भरे जाएंगे तो ये तो नरम चेहरे वाली कथा सारी इसी अभी जो इन्होंने अडवाणी जी ने जिन्ना साहब की तारीफ करी थी, उसका पीछे छुपाए हुए राज ये था कि वो अपने चेहरे को नरम करना चाहते थे। वो पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ करी, लेकिन वो संघ को स्वीकार नहीं हुआ था, संघ ने उनको एकदम आउट कर दिया। संघ ने भले ही स्वीकार ना किया हो, लेकिन वो उससे नरम चेहरा बनता नहीं है। आपने तो स्वीकार जिन्ना की तारीफ नहीं, जिन्ना की तारीफ करने
जिन्ना से हमारा क्या ताल्लुक हिंदुस्तान जिन्ना का नहीं है, हिंदुस्तानियों का जिन्ना से क्या ताल्लुक है? आप जो जिन्ना की तारीफ करके आ गए, उससे हिंदुस्तान में न मुसलमान पे असर पड़ा न हिंदू पे असर पड़ा, किस पे असर पड़ना था उस पे? सवाल है, लेकिन वो चेहरे को नरम करने की कोशिश थी कि मैं सेकुलर हूं, मैं तो ये इसकी आवश्यकता है सियासी तौर से। अगर आप एक चेहरा, अभी अडवाणी जी कह रहे थे कि उस वक्त चेहरा था, ये बात सही है। और जब अभी पुष्पिंदर जी ने भी कहा कि वाजपेयी जी को मजबूरन बनाया गया था क्योंकि एनडीए के दूसरे जो उस वक्त अब तो एनडीए आडवाणी जी को स्वीकार करने को तैयार है, कर रहा है ना, वही तो बात। तो ये उपलब्धि है, लेकिन अब खुद पार्टी तैयार नहीं है। अब जो मोदी जी ने अपनी आस्तीनें चढ़ा रखी हैं और जिस तरह से वो जन का बिगल बजा रहे हैं, मुझे लगता है ये जो बात अपन कर रहे हैं, अगर आप देखिए मोदी को क्या मिला है, कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो डिक्लेयर किया नहीं गया। आप ये देखिए, शुरुआत है, चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो 99 में अडवाणी जी खुद थे, उसके बाद प्रमोद महाजन बने। तो फिर अडवाणी जी को इतना रोष होना नहीं चाहिए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ये जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं ये भाव आ रहा है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, उनको चुनाव प्रचार का बनाया, इसीलिए उनकी जो नहीं, तो आखिर एक जो बड़ा गुत्थी है जिसको आप पहेली कह रहे हैं, पुष्पेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ये पहेली नहीं है, तो एक दूसरी इसमें से जो धारा निकलती है इस पूरे प्रकरण में से, कि मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और संघ का ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोग्राम था। क्योंकि अडवाणी जी को अगर आप देखें, बार बार ये देखें कि इस पूरे प्रकरण में एनडीए उनको रेस्क्यू में आया। जिस तरीके से जेडीयू ने कहा कि अब हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी तो बातचीत और अटल जी से थी और अडवाणी जी से थी, अब वो पार्टी में नहीं है, तो हमें अब इस पूरे गठबंधन को देखना होगा। मुझे लगता है कि 2005 से अडवाणी जी ने जो अपने ऊपर सेकुलर चेहरा लादने की कोशिश की, पाकिस्तान गए, वापस आए, उसके बाद किताबें लिखी और तमाम दूसरी बात हुई, और उसके बाद एक बार अपनी काउंसिल में उन्होंने यहां तक कहा कि हमें दूसरे सेक्शन हैं उन तक पहुंचना चाहिए, बीजेपी का विस्तार करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकरण से उन्होंने देश को यह जरूर मैसेज दिया है कि मैं मोदी की जो पॉलिटिक्स है, मैं मोदी का जो उग्र हिंदुत्व है उसके खिलाफ हूं और सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। अटल बिहारी बनने की जल्दबाजी में उन्होंने यह बड़ा खेल किया है। उनके पास समय कम था, उनके चेहरे पे और उनके सीने पे और उनकी पीठ पे काफी सांप्रदायिकता के दाग लगे हुए थे। इससे धोकर के उन्होंने लगा कि मैं मोदी के खिलाफ, अगर ऐसे हालात हुए और भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में उतनी सीटें नहीं ला पाई, तो कम से कम संघ और कम से कम बीजेपी के लिए अपना बीजेपी का आदमी प्रधानमंत्री बन सके, ऐसे में मैं आइडियल हो सकता हूं। तो अपनी उस सेकुलर इमेज को मैं समझता हूं इसमें संघ का और बीजेपी का पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा था कि उनकी यह इमेज मजबूत हो कि वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सेकुलर हैं, वो दूसरे पार्टनर्स को एक्सेप्टेबल हैं। और मोदी को जिस तरीके से चुनाव की पूरी कमान देने के बाद यह हुआ है, तो एक तरफ तो मोदी को चुनाव देके ये कह दिया कि आप जीतें, आप अपनी आइडियोलॉजी से गिनती बढ़ाएं, गिनती 200 तक पहुंचाएं, और उसके बाद अगर हमारी अपनी एक्सक्लूसिव सरकार न बन सके तो एनडीए के पार्टनर की सहमति के लिए मैं मौजूद हूं। उसके लिए उन्होंने पूरे देश में ये 36 घंटे का ड्रामा किया। इससे लाइव टेलीकास्ट हुआ और लोगों को पता चल गया कि अडवाणी जी मोदी की पॉलिटिक्स के खिलाफ है। यह भी एक मुझे लगता है कि इसका एंगल है इस पूरे ड्रामे का। तो आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस वक्त, अगर इसको आप जो कह रहे हैं अगर इसको देखा जाए तो बहुत साफ उनका उद्देश्य था कि पार्टी मोदी के सहारे और सरकार अगर मोदी के सहारे नहीं बनती है तो एनडीए के सहारे में जो ध्रुवीकरण, जो एंटी कांग्रेस, एंटी मोदी फोर्स है, उनके लिए वो एक ध्रुव बने, एक पोल बने, ये रणनीति थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को इतना मोदी के खिलाफ बताया लोगों को, क्योंकि वो चाहे उन्होंने चिट्ठी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन पूरे देश में मीडिया में यह प्रचारित हो गया कि वो मोदी की पॉलिटिक्स और मोदी का जो बिल्कुल इकला चलो वाला अंदाज है, जो एरोगेंस है, मैं उसके खिलाफ हूं और पार्टी को मैं चाहता हूं आइडियोलॉजी पे जीते और देश के लिए काम करे और तमाम सारी बातें कही। ये मैसेज वो देना चाहते थे। लेकिन उनके पास समय कम है। इस मैसेज से क्या कांग्रेस, जो भाजपा के विरोधी जो आज सरकार में है, उनको ये सवाल वो नहीं पूछेंगे कि अगर लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि ये पार्टी आज विचारधारा से अलग, आज आदर्शों वाली पार्टी नहीं है, इस पार्टी में आज कुछ लोग अपनी एजेंडा चला रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अपने विरोधियों के, भाजपा के विरोधियों के हाथ में लालकृष्ण आडवाणी ने ये तमाम
सवाल उनके हाथ में नहीं दिए जो जनता के बीच में जाके वो भाजपा के विरोध में इन बातों को उठाएगी। देखिए दिलीप, ये जितनी बातें कही गई हैं ये चुनाव की पूर्व संध्या पर है। लोग भूल जाएंगे, लोग सब यही कहेंगे कि आडवाणी जी ने बहुत ऐसे मुद्दे उठाए थे। इस देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो बहुत सारी चीजों को धीरे से करना चाहता है। मुझे लगता है इसका दूसरा पक्ष भी है जो आपने बात कही, ये आरोप उन्होंने लगाए, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिए। अब ये पार्टी फोरा पे डिस्कशन होगा, वो ये कहेंगे कि मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद सब मामला ठीक कर लिया गया है। आप उसका उत्तर अनीस साहब मुझे लगता है कि अनीस साहब इसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देखिए जो उन्होंने स्टेप उठाया, ये तो देखिए एक कड़वी सच्चाई है जिसका उन्होंने इतराफ किया है। हम तो समझ रहे हैं कि वो सत्य बोल रहे हैं। कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। आडवाणी जी की बात अगर कड़वी सच्चाई है तो तमाम बात वो कांग्रेस सरकार के लिए कह रही है। मनमोहन सिंह उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में तो आप उनको भी सच्चाई मानेंगे? नहीं, जो उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कहा वो कड़वी सच्चाई, जिसका उन्होंने इसका आप इस्तेमाल करेंगे सियासी तौर से? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप इसलिए ये बताएंगे? ये तो बताना ही पड़ेगा जनता को कि जो लोग आपके सामने धर्मात्मा बनकर आए उनका एक्चुअली पीछे क्या है, उनके माइंड के अंदर, उनके तो आडवाणी जी के इस पूरे 30 घंटे में जो इस्तीफा देने और लेने का जो पूरा सिलसिला रहा, उससे कांग्रेस को फायदा या कांग्रेस आज पार्टी उसकी फायदा उठाने के लिए पूरे प्रयासरत होगी। ये वो एक राजनीति है, इलेक्शन का टाइम होगा तो उसमें हर एक हमेशा हम ही क्या दूसरी पार्टियां जो कमजोरियां पकड़ती हैं, लेकिन ये कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम फायदा उठाने की कोशिश करें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, स्वाभाविक है। पॉलिटिकली ये राजनीतिक रूप से बहुत स्वाभाविक और बहुत ही ईमानदाराना ये। जी पुष्पेंद्र, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अनीस भाई आप पॉलिटिकली फंस गए हैं। आपकी समस्या यह है कि आज से 6 महीने पहले आपने जयराम रमेश, अहमद पटेल और चिदम्बरम साहब और उसके बाद में जो दिग्गी राजा को मिलाकर के इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी जिसकी सुपरवाइजरी और जिसके कन्वीनर राहुल गांधी थे, उसके तोड़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव समिति का जो कैंपेन कमेटी का इंचार्ज मोदी को बनाया है, अब आपके सामने सवाल यह है कि आप नहीं चाहते हुए भी ये इलेक्शन जो है मोदी बनाम राहुल हो गया है। लिहाजा आडवाणी का ये ड्रामा 48 घंटे का आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ये तो समय बताएगा कि क्या चीज फायदा पहुंचाती है। लेकिन चलिए अभी ये तो समय ये तो कांग्रेस को फायदा हो नहीं, लेकिन बहरहाल आडवाणी जी ने ये कह दिया मैं हूं ना, तो वो बात उन्होंने कह दिया मैं हूं ना, बस नहीं मैं हूं ना, तो वो तो मैं हूं ना एनडीए को इकट्ठा रखने के लिए नहीं, मैं हूं ना सवाल है। ये फिल्मी डायलॉग बोला है आडवाणी जी ने, मैं हूं ना। समय पुष्पेंद्र, किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ? Who is the gainer and who is the loser? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस ड्रामे में से ज्यादा मजबूत हुई, ज्यादा एकजुट नजर आई और इसमें आडवाणी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। वो ये देखे कि बीजेपी ने अपने दोनों चेहरों को काम में ला लिया। जो उनका हार्ड चेहरा था उसके हाथ में कमान सौंप दी और जो सॉफ्ट चेहरा था उसने हार्ड चेहरे की मुखालफत करके अपने आप को दूसरे दलों में स्थापित कर लिया। देखिए, ये तो अभी स्ट्रेटेजिकल प्लेसिंग हो रही है। अंत में जब इलेक्शन के सीन के ऊपर क्या होता है वो उसका फैसला जनता करती है। लोगों की बात अगर करें, आम लोग इस तरह सोचते हैं, पॉलिटिशियन में डिस्कस कर रहे हैं, ये पत्रकारिता और राजनेताओं से अलग हटके आम लोगों के बीच में क्या संदेश गए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ आडवाणी ने करा और उससे देखिए तमाम सारी इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकती है, टेलीविजन में हो सकती है, लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसके अंदर यही बात गई कि आडवाणी ने अपनी इस उम्र के मोड़ पर जो पिछले 50 साल में कमाया था वो इस हताशा और निराशा और जिस तरीके से जिद और हठधर्मी उन्होंने मोदी के खिलाफ की है, सब जानते हैं कि वो मोदी के खिलाफ है, इससे उन्होंने खोया है, लूज किया है, इससे मोदी का कद बढ़ा है और इससे आडवाणी का कद पार्टी में और देश में जो उनकी छवि थी वो कमजोर हुई है। देखिए, मेरा यह मानना है कि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जिस प्रकार लोकप्रियता प्राप्त करते जा रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता नहीं पूरा विपक्ष जो है वो इस बात से घबराया हुआ है। और मोदी को जिस प्रकार बीजेपी ने स्थापित किया है और उसके साथ साथ एनडीए को आडवाणी जी के इस 36 घंटे के घटनाक्रम ने जिस प्रकार इंटैक्ट करने में मदद की है, जोड़ने में, आडवाणी से जोड़ने में जो बिखराव नजर आने लगा था एनडीए में उसको एक तरफ इससे पूरा आप ये कहते एक तरफ पार्टी, मेरे को लगता है बीजेपी ने अपना जो एक एजेंडा था वो पूरी तरह से स्थापित किया है और मोदी को एक जो आम उनका वर्कर चाहता था और जो उनको लगता था कि सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं, उनको उन्होंने स्थापित किया है। और साथ ही साथ जो एनडीए के अंदर मोदी को लेकर चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम
अडवाणी जी की इस घटनाक्रम ने लगाया। हाँ, अडवाणी जी को इससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, उनकी छवि को थोड़ा इस बात के लिए जरूर धक्का लगाया, जो मैंने आपसे कहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने जो मोदी के प्रति एक दिखाया है, लेकिन ये भी संगठन के लिए उनका सेक्रीफाइस माना जा सकता है। ये समय बताएगा कि किस प्रकार उन्होंने, लेकिन ये समय बताएगा अनीस साहब, कांग्रेस के लिए इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ या कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, या कांग्रेस कुछ ढूंढ रही थी, या एक कहता है कि अंधे को बटेर, अंधे के हाथ में बटेर। नहीं, कांग्रेस इसमें कोई ना फायदा ढूंढ रही थी ना कोई नुकसान का पहलू उसमें निकलता है। ये एक पार्टी उनका आंतरिक मामला था, अंदरूनी मामला था। उस पर उन्होंने क्या प्लेसिंग कर रहे हैं, क्या एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, तो ये तो इस डेमोक्रेसी में हो ही रहा है। बहुत सी पार्टियों के अंदर ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो सारे पार्टियों में बीजेपी जो अपने आप को कहती थी कि हम डिफरेंट हैं, दूसरों से अलग हैं, वो उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, वो भी दूसरों से अलग नहीं, वो भी सेम है, सेम ही है। इस सम्मान में सब नंगे। राजनीति में जो चरित्र है राजनीति का देश में, उसमें बीजेपी अलग पार्टी नहीं है, ये आप कहते हैं। पुष्पेंद्र, ये बहुत बड़ा सवाल है ये कि बीजेपी द पार्टी ऑफ डिफरेंस नाउ, पहले जो पार्टी विद डिफरेंस था, अब वो पार्टी ऑफ डिफरेंसेस है। यानी देखिए दिलीप, मुझे लगता है कि ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ हुआ इससे पार्टी विद डिफरेंस की उनकी छवि खराब हो गई। देखिए, कंपैरिजन इस देश में जब दो पार्टियों के बीच में होगा, किसका चरित्र क्या है, किसके अंदर लोकतांत्रिक भाव है, वो सामने कांग्रेस और बीजेपी में होगा। अगर तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं आज कांग्रेस के लोग कि देखिए साहब अपने बुजुर्ग के साथ क्या किया, ये तो आरएसएस की नीति है, ये बीजेपी की नीति है, तो मेरे भाई कांग्रेस वालों को भी मैं भी ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस टूटी थी और कांग्रेस बनी थी। इंदिरा गांधी डिक्टेटर कहलाई थी उस देश के अंदर, और आपने और कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी की कुर्सी उठा के फेंक दी थी, नेम प्लेट तोड़ दी थी। आपने अपने बनाए हुए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की लाश को 24 अकबर रोड नहीं आने दिया था। तो यह बताएं कि कैसे कौन किस पे बिहेव करता है, बात अलग है। दूसरी बात यह है कि आखिर कम से कम बीजेपी के अंदर चाहे लोकतंत्र के नाम पे पूरे देश ने ड्रामा देखा, पार्टी की छवि खराब हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना तो लोगों को समझ में आया कि पार्टी का अगर अध्यक्ष इसी बात से नाराज है, पार्टी का बड़ा देश का नेता नाराज है, तो उसने सार्वजनिक किया। वो गुपचुप अंदर कमरे में 10 जनपद से लेके 7 रेस कोर्स के बीच में किसको हटाया गया, किसको राष्ट्रपति बना दिया गया, किसको नहीं बनाया गया, वो भी लोकतंत्र नहीं होता। और लोग साफ साफ कहते हैं कि जब चुनाव होगा तो सोनिया गांधी तय करेंगी प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की जो कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। और कोई नहीं कहता कि सोनिया गांधी तय करेंगी, ये बिल्कुल गलत आरोप है। हमारे हमेशा हर सतर पर अरे आपके नेता ने कहा, राजीव शुक्ला ने टेलीविजन पे कहा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के बारे में सोनिया गांधी तय करेंगी, तो ये भी कोई लोकतंत्र करने का मतलब हमेशा हमारे यही होता है कि जो कंसेंसस किया जाता है, जो राय सबकी होती है उसको। अरे मैं कह रहा हूं 2 दिन पहले का बयान, अनीस भाई 2 दिन पहले का बयान, देश के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता राजीव शुक्ला कांग्रेस के, उन्होंने कहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, टेलीविजन पर रिकॉर्डेड है, ये मैं कोई अलग से बात नहीं कह रहा। तो लोकतंत्र की जहां तक बात है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आखिरी सवाल है इस पूरे कड़ी में, आने वाले समय में इस पूरे, अगर आप इसे मानते हैं कि ये आडवाणी और मोदी के बीच का तकरार था, ये बीजेपी और संघ के बीच का तकरार था, ये एक सियासी रणनीति का हिस्सा था, सवाल जो भी हो, मानना जो भी हो, आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट, सियासी प्रभाव क्या होने वाला है पुष्पेंद्र? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस किस्म की उबाप वो बनी हुई थी, कश्मकश बना हुआ था, सस्पेंस बना हुआ था कि अगर मोदी को फ्रंट पे लाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, देश के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जितने भी उनके गठन हैं, सबने ये मान लिया कि मोदी को आगे करके ही चुनाव में, संसद में अपनी गिनती बढ़ाई जाती है। तो ये जो बहुत बड़ा जो अंदर से जिसे कहना चाहिए एक सस्पेंस बना हुआ था कि मोदी एक तरह से साफ साफ भाजपा को नेतृत्व देने के लिए अब एक पार्टी के रूप में पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी नजर आ रही है। अगर कहीं डिफरेंसेस था तो वो भी लालकृष्ण आडवाणी भी अब उनके पीछे खड़े हैं। दिलीप, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, संघ और इस तमाम जितने भी संगठन हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बहुत से लोगों को मोदी अच्छे न लगे, बात अलग है, लेकिन यह सबको समझ में आ रहा है कि इस वक्त वर्तमान में जितने भी नेता हैं, सुषमा हो, अनंत कुमार हो, वेंकैया नायडू हो, राजनाथ हो और आडवाणी जी हो, ये जितने भी लोग हैं पार्टी की गिनती संसद में नहीं बढ़ा सकते। और लोकतांत्रिक उस हालात के अंदर और संसदीय प्रणाली के अंदर अगर आपके पास सीटें नहीं है, चीजों से मोदी मर्ज हुए हैं मजबूत और ज्यादा। देखिए, मैं आपको बताऊं,
कि ये जो बात जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, नहीं संसदीय प्रणाली है, ये तो आप मानते हैं। वो जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं, पूरे अगर प्रकरण में देखें, इसके परिणाम को देखें, एक चीज को देखें, तो अगर उस एक बात को देखें तो वो क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत। देखिए, नरेंद्र मोदी तो स्थापित हुए ही हैं एक प्रदेश से, जिस प्रकार उन्होंने विरोध को झेलते झेलते एक राष्ट्रीय पटल पर जिस प्रकार वो स्थापित हुए हैं, वो अपने आप में मजबूत होकर निकले हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। आज आडवाणी जी को भी चाहे संघ के दबाव में ही हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एक सच्चाई है कि संसदीय प्रणाली के अंदर सीटें मैटर करती हैं, और सीटें बढ़ाने का जो चेहरा था वो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी थे, और एनडीए के घटक दल भी ये चाहते थे कि सीटें बढ़े जिससे सत्ता में आए। अगर 200 प्लस सीटें नरेंद्र मोदी लेकर आते हैं तभी सरकार बनेगी, और वो सरकार किस प्रकार बनेगी वो आपके सामने आएगी, जब नरेंद्र मोदी को लेकर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर वो अपना उसको धरातल पर ला पाते। अब इसका मतलब है कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी की चुनौती कितनी बड़ी है? हम तो कोई इसको चुनौती समझते नहीं है, हम तो इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि बेसिकली नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट हैं, क्योंकि इनके सारे तौर तरीके फाशिस्टों जैसे हैं। इनकी पार्टी के संजय जोशी थे, उसको उस बेचारे को इनसे पूरी पार्टी इख्तिलाफ हुआ। अब कांग्रेस कैसे लड़ेगी? बेसिकली उनसे इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने उसका गुजरात में एंट्री बैन कर दी। तो इस स्वभाव का आदमी बहुत देर तक, और अब उन्होंने अडवाणी जी को पीछे छुरी घोंप दी, तो इस स्वभाव का आदमी बहुत देर तक राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बीजेपी अल्टीमेटली या तो पूरी फाशिस्ट पार्टी बन जाएगी, तब उसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, और हिंदुस्तान का अवाम किसी फाशिस्ट पार्टी को कबूल करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का अवाम क्या करेगा, ये हिंदुस्तान के अवाम तय करेंगे जब चुनाव होंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।